Hi guys, good afternoon. So let's go. Guru, what is the definition of audit? Guru? Hi guys, good evening. So yesterday we completed one awesome standard. वो कौन सा था? एसे नंबर 240 और उसका एक बहुत ही खूबसूरत चार्ट अपना लिखने का पेंडिंग है. सो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये इस चार्ट को आप लिख लीजिएगा पूरा पूरा अच्छे से एकदम. तो आपका ये रिवाइज भी हो जाएगा पूरा पूरा स्टैंडर्ड. और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टैंडर्ड की ओर जाएंगे 250 बराबर. 250 के बाद अपना सीरीज कंटिन्यू करते रहेंगे, राइट. सो फटाफट आप लोग ये 4-5 मिनट के अंदर लिख लीजिएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. कितना है अभी? बहुत है, बहुत. लिमिट के बाहर देखो. है ना, इतना है. सो मेरे हिसाब से वर्टिकल पेज में छोटा 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 ऐसे लिखोगे तो 1 पेज में फिट हो जाएगा ये, राइट. चलो स्टार्ट राइटिंग.
हुआ क्या बच्चों इतना? चलो राइट फास्ट गाइस. ये हो गया तीनों लेवल्स का लिख के. कंप्लीट हो गया पूरा सबका.
चलो ओवर। आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से? यस, ओके, परफेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग ने ख़त्म किया है क्या चीज़? एसे नंबर 240। कल हम लोग ने उसको पूरा पढ़ लिया था, आज हम लोग पूरा उसको लिख लिए हैं। नाउ वी गो अहेड एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट एसे, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग, अ वेरी न्यू एसे। वो कौन सा होगा दोस्तों? अपना एसे नंबर, क्या हो रहा है इसको ऐसे किया, इसको ये किया, हाँ, ओके, चलो। सो अब यहाँ से हम लोग एक नया स्टैंडर्ड हम लोग शुरू कर रहे हैं, दैट इज एसे नंबर 250। एकदम अच्छे से ध्यान लगाना, मन लगाना, ये एकदम नया नया स्टैंडर्ड है, इन द सेंस कि आपने ये कभी पहले पढ़ा नहीं है, इसके बारे में आपने कुछ सुना नहीं है। सो एसे 250 जो वापस से ऑडिटर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है, but in respect to what? Something new it is. It is in respect to that he has to consider, take into account, when he is auditing the financial statements, the relevant laws and regulations. Try to understand. जब भी एक ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, वो ऑडिट करते समय उनको लॉज और रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी सिंपल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। दो बातें होती हैं यहां पे जब हम लोग लॉज की बात करते हैं ना, सो यहां पे दो टाइप के लॉज होते हैं। द लॉज विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड देयर आर सर्टेन लॉज विच डू नॉट अफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर। यहां पे हम बात कर रहे हैं दैट ऑडिटर नीड टू कंसीडर दोज लॉज एंड रेगुलेशंस व्हाइल कंडक्टिंग द ऑडिट। बराबर। टू सी वेदर दीज लॉज एंड रेगुलेशंस विच अफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर दीज लॉज एंड रेगुलेशंस हैव बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। सिंपल सी बात है, बात समझना, एकदम थीम बहुत सिंपल है। हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि वेन एवर द ऑडिटर इज कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर, ही नीड्स टू कंसिडर द लॉज एंड रेगुलेशंस वेल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दुनिया में दो टाइप के लॉज होते हैं, ऐसे लॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट होते हैं, ऐसे लॉज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं होते हैं। हमें एज एन ऑडिटर उन लॉज को ध्यान में रखना है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, कि क्या वो लॉज आपने कंप्लाई किए या नहीं किए। आप पूछेंगे सर आखिर क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन? द लॉजिक इज वेरी सिंपल। See, when we conduct the audit, we have to express an opinion whether those financial statement gives true and fair view or not. And simple, if the financial statements do not comply with those laws and regulations, they do not give true and fair view, right? So therefore it is a responsibility on the auditor as per SA 250 to consider those laws and regulations while conducting the audit. थीम समझ में आया आपको? वेरी सिंपल। अगर हम लोग इसकी बात करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये लॉज ऑन रेगुलेशंस को कंप्लाई करना, उसे इंप्लीमेंट करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मैनेजमेंट की। इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर टू मेक श्योर कि अब हम लोग वो लॉज कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे। नो 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 नो, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टू चेक वेदर दोज लॉज हैव बीन कंप्लाइड विथ और नॉट। At the end of the day, it will be the management or those charged with governance, they will be responsible to comply with these laws. As an auditor, we are responsible for what? To check whether those laws have been complied with or not. आई बात समझ में आपको? Yes. So this is basically the center point of the entire standard. बराबर है कि नहीं? और बस फिर आगे क्या करना है अपने को? We need to obtain
sufficient and appropriate audit evidence in respect to the compliance of these laws and regulations. फिर यहां पे दो बातें हो जाएगी. वो दो बातें क्या हो जाएगी कि whether you have complied with this laws or you have not complied with this laws. And if you have not complied with this laws, you are supposed to report कि कौन से लॉस को आपने कंप्लाई नहीं किया है, उसका इंपैक्ट क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे. वो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फिर आपको ये स्टैंडर्ड बताएगा कि कैसे आपने वो चीज को रिपोर्ट करना है, और उसके बेसिस पे आपका प्लस ओपिनियन कैसे अफेक्ट होगा वो आप लोग देखेंगे. आई बात समझ में आपको? यस. सो कैन वी स्टार्ट रीडिंग द स्टैंडर्ड नाउ? थीम समझ में आया ना? एकदम आराम से पढ़ना है इसको, कोई घाई नहीं है. स्टैंडर्ड का थीम समझ में आया? सो कंसिडरेशन, दैट इज यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट द कंसिडरेशन ऑफ व्हाट? द लॉज एंड रेगुलेशंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. आगे बढ़े. स्कोप. The auditor's responsibility to consider laws and regulations when performing the audit of financial statements. ठीक है भाई, कंसिडर कर लेना. Consider those laws. This essay does not apply to other assurance engagement in which the auditor is specifically engaged to test and report separately on compliance with specific laws or regulation. मतलब क्या है? This does not apply on other assurance engagement when the work is to compliance with the specific laws or regulations. Try to understand. ये ऐसे कब एप्लीकेबल नहीं होगा उसके बारे में बात हो रही है. जब आप कोई कंप्लायंस वाला काम करते हो. मतलब क्या सर? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड. जब आप ऑडिट कर रहे हो और उसमें आपका स्पेसिफिक जॉब है, आपका स्पेसिफिक टास्क है टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी ने इन लॉस को कंप्लाई किया या नहीं किया है, तो ऑटोमेटिकली दैट इज द मेन कोर वर्क विच यू आर परफॉर्मिंग. सो ऑटोमेटिकली द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एसे विल नॉट बी एप्लीकेबल. सी आप जनरल जब ऑडिट कर रहे हो ना ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें आप लोग सारे आइटम्स बराबर से रिकॉर्ड करे कि नहीं करे, वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है नहीं देता, वो आप चेक करते हो. सो उस टाइम पे ये ऐसे 250 आके बोलता है कि भाई ऑडिटर, ये तेरे नॉर्मल ऑडिट के अंदर ये लॉज और रेगुलेशंस भी कंप्लाई होते हैं या नहीं होते, वो भी तो चेक कर ले. बट अगर आपका काम स्पेसिफिकली उन लॉज एंड रेगुलेशंस को चेक करना ही है, तो जबरदस्ती आपको ऐसे 250 के रिक्वायरमेंट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे बहुत सारे लॉज होते हैं, लेट अस से द एनवायरमेंटल लॉज. बराबर. कौन से लॉज? एनवायरमेंटल लॉज. कि आप कितना एमिशन कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड और हजार्डस केमिकल्स का. बराबर के नहीं? उसके लिए आपने कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स मेजरमेंट्स लिए हैं क्या? आपने नेसेसरी लाइसेंसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के सर्टिफिकेट्स वगैरह आपने लिए या नहीं लिए? सो एनवायरमेंटल लॉज के अंदर मतलब वो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस केमिकल्स, वाटर, एयर प्रिवेंशन, पोल्यूशन एक्ट, ऐसे बहुत सारे लॉज है अपने पास. बराबर के नहीं? और अगर आपका काम स्पेसिफिकली वो है कि आपने उन लॉज को कंप्लाई किया या नहीं किया, तो लॉजिकली यहां पे क्या हो जाएगा? आपको ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा. तो ये ऐसे कब एप्लीकेबल होगा? व्हेन यू आर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके अंदर फिर आपको अगर लॉज रेगुलेशंस को देखना है तो आपका ऐसे एप्लीकेबल हो जाएगा. सिंपल. इफेक्ट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस. ये जो बात कर रहे हैं अपन यहां पे, इट इज बेसिकली एन इंट्रोडक्शन. जनरल आपको थोड़ा नॉलेज दे रहे हैं. लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड कि भैया सिंपल ये क्या बात करना चाहते हैं. सिंपल इंग्लिश में पढ़ना है, दिमाग में जितना जा रहा है उतना जाने देने का. यस. Those laws and regulations to which entity is subject to constitute the legal and regulatory framework. The provisions of some laws have a direct effect on financial statements in that they determine the reported amounts and disclosures in the entity's financial statements. For example, when we talk about is the Companies Act.
सो कंपनीज एक्ट में आपको बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करनी है, कैसे डिस्क्लोज करनी है, बराबर, कैसे उसको कैलकुलेट करना है. लॉज आर देयर. जैसे हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट, तो इनकम टैक्स एक्ट बोलता है डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करो, कोई इंफॉर्मेशन कैसे प्रेजेंट करो. सो देयर आर दीज डिफरेंट लॉज which has a direct effect on what your financial statements. There are also other laws which are to be complied by the management or set the provisions under which the entity is allowed to conduct the business, but they do not have a direct effect on the financial statements. मतलब मैंने कहा था ना कि कोई लॉज ऐसे भी होते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करते. सर ऐसे कौन से लॉज हैं? तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा, एक सिंपल एग्जांपल, जैसे हम लोग कहते हैं वी हैव इज द एनवायरमेंटल लॉज. इसका कोई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट है क्या? नो. ये एनवायरमेंटल लॉज का आपके कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट नहीं है. But still, a business needs to comply with those laws. बोलो yes or no? Yes. So इसके लिए अभी अपने environmental laws है, फिर अपने energy से related laws है, बराबर के नहीं. So यहां पे आप समझिए कि ये जो laws है, these do not have any impact on your financial statements, but still that laws are need to be complied by the management. So दो लॉस की बात हो गई. बोलो yes or no? Yes. Some entities operate in heavily regulated industries. Heavily regulated. मतलब there are very stringent rules and regulations like banks. बराबर के नहीं? Like chemicals. क्योंकि आप कितना hazardous chemicals आप ये करोगे नहीं करोगे वैसा. Others are subject only to many laws and regulations that relate to generally to the operating aspect of business, such as those related to occupational safety and health. जैसे ऑपरेशनल लॉस की बात करें तो आप एक रेस्टोरेंट डालते हो, सो आपको फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन FDA का लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं, उनके नॉर्म्स होते हैं, उनके भी कुछ लॉज होते हैं, बराबर, तो विच यू हैव टू कंप्लाई. सो दोज आर व्हाट दी ऑपरेशनल, कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपको ये चीजें पूरी करनी पड़ेगी. फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको, बराबर, उसमें आपको हेल्थ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, एक सेपरेट वॉशिंग एरिया, किचन एरिया, ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, बराबर कि नहीं, विच यू नीड टू कंप्लाई विथ. ओके. सो नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रिजल्ट्स में रिजल्ट इन फाइन्स, सिंपल, में रिजल्ट इनटू लिटिगेशन, disputes or other consequences of the entity that may have a material effect on the financial statements. That is, फिर you have to pay a fine that may have an impact on your financial statement, like कि आपको contingent liability दिखानी पड़ेगी, वो जो आपको consequence आया वो आपको disclose करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं. So आपको वो सारी बातें ध्यान में रखनी है. आगे, so at the end of the day, it is the responsibility of the management for what? The compliance with those laws and regulations. Simple and ekdam standard. Very good. To ensure that the entity's operations are conducted in accordance with the provisions of the laws and regulations, including the compliance with the provisions of laws and regulations that determine the reported amounts and disclosure in the entity's financial statements. मतलब जो भी आपके financial statements से related laws है, उसको कंप्लाई करना, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की. वी टॉक अबाउट इज द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, एंड दिस इज आवर मेन पार्ट कि जो अपने को क्या करना है इसमें, व्हाट इज आवर रोल इन इट. मैं क्यों आया यहां पे, मेरा क्या काम है यहां, वो भी तो बताओ. सो मेरा काम क्या है? ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल for preventing non-compliance and cannot be expected to detect non-compliance with all laws and regulations. ये all को दिख रहा है, all कैपिटल में लिखा है अपन ने. देखिए, आप मुझसे ये उम्मीद मत करिए कि मैं सारे के सारे नॉन कंप्लायंसेस विद द लॉस में डिटेक्ट कर लूंगा. कहीं ना कहीं ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस भी होते हैं. नंबर 2,
मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं. इट इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी दैट एवरीथिंग विल बी डिटेक्टेड. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टू प्रिवेंट नॉन कंप्लायंस इन द सेंस कि हर एक लॉ को कंप्लाई होना चाहिए, और अगर कोई लॉ कंप्लाई नहीं हुआ, यू कैन नॉट कैच होल्ड द ऑडिटर. ऑडिटर, ये लॉ क्यों नहीं कंप्लाई हुआ? अरे भाई, मेरे को क्या मालूम? मेरी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक लॉ को कंप्लाई कराने की. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. यू कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ मी. आई बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए. नेक्स्ट, द ऑडिटर, आवर फेवरेट, is only responsible for obtaining reasonable assurance that whether financial statements are free from material misstatement caused because of fraud or error. मेरा काम वही है. ये मेरे को ऐसे 200 में ही बोल दिया था. कहाँ बोला था मेरे को? ये काम मेरे को ऐसे 200 में ही बोला था कि भाई ऑडिटर, it is your responsibility to obtain what? Reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. उतना काम कर ले तू. But फिर in context of laws and regulations, the potential effects of inherent limitations on the auditor's ability to detect material misstatements are greater for such reasons as follows. Laws और regulations को डिटेक्ट करना बराबर के नहीं is very difficult. Detect is greater. This is because of what? The limitations. बराबर के नहीं. सिंपल भाषा में यहां पे लिखेंगे, देयर इज ग्रेटर डिफिकल्टी टू डिटेक्ट नॉन कंप्लायंस with laws and regulation because of the following reasons. ये नहीं ढूंढ के दे सकता मैं सारे के सारे लॉस को कंप्लाई होता क्या नहीं होता. प्रॉब्लम है. नंबर 1 प्रॉब्लम, बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है पढ़ के. दुनिया में कितने लॉज है रे बाबा. यू नेम इट एंड यू हैव अ लॉ फॉर इट. कैसे कंप्लाई करेगा? क्या लिखा हुआ है? देयर आर सो मेनी लॉस. हर एक एंगल से कंप्लाई होता क्या नहीं होता. क्या क्या देखेगा? अरे भाई कुछ तो रहम करो. बराबर. आप प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है ना आपको? जो भी लिखा हुआ है एकदम सिंपल लिखा हुआ है इसके अंदर, इसलिए अपन एकदम उसको आराम से पढ़ रहे हैं, सो दैट एवरी कॉन्सेप्ट गोज इनटू योर बॉडी. एंड जो भी एग्जाम में केस स्टडी आएगा आप अटेम्प्ट कर सकते हो फिर. और अभी तक हमने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं. 2 टाइप के लॉज होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, जो नहीं करते. अपने को कौन से लॉज को देखना है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते हैं, बट इसको कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की. आप ऑडिटर से उम्मीद नहीं कर सकते कि सारे लॉज को तू कंप्लाई कर ले. ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जस्ट टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. और लॉज का नॉन कंप्लायंस होना ये ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. नंबर 1, देयर आर मेनी लॉज. कितना ईजी है. Next, there are many laws and regulations relating principally to operating aspects of the entity that typically do not affect the financial statements and therefore are not captured by the entity's information systems, बराबर के नहीं, relevant to the financial reporting. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे? इस दुनिया में इतने लॉज है, बराबर के नहीं, जो रिलेट करते हैं किससे? बेसिकली आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करते. तो वो उनका कंप्लायंस तो मैं देख ही नहीं सकता, और वो आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम उसको कैप्चर भी नहीं करता ना. डू यू अग्री विद दिस? यस. यहां से आगे नॉन कंप्लायंस में इन्वॉल्व कंडक्ट डिजाइन टू कंसील इट. अगर आपने नॉन कंप्लायंस किया तो आप उसको छुपाने की कोशिश करोगे. मतलब आप यहां पे क्या कर रहे हो? फ्रॉड कर रहे हो. गलती हो गई बट आप उसको छुपा रहे हो. बाय डूइंग व्हाट? कल्यूजन, फोर्जरी, डेलिबरेट फेलियर टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड मैनेजमेंट में ओवरराइड द कंट्रोल्स और इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंट दोस लॉस. और ये जो चीजें होती है, क्या ये मेरे इनहेरेंट लिमिटेशंस में आती है क्या? बोलो.
अगर देर इज कल्यूजन अमंग एम्प्लॉइज, टॉप लेवल का मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कर ले, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू डिटेक्ट. बोलो यस और नो? यस. सो पॉइंट्स आर वेरी सिंपल. बहुत सारे लॉज है, ऐसे लॉज है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करते नहीं करते, बट जो नहीं करते तो वो कैप्चर ही नहीं करता आपका सिस्टम, कैसे डिटेक्ट करेगा उसको? नंबर 2, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे नॉन कंप्लायंस अगर हुआ तो लोग उसे छुपाने की कोशिश करेंगे, फोर्जरी करके, कल्यूजन करके, मैनेजमेंट उन कंट्रोल्स को ओवरराइड कर लेगा, तो कैसे ढूंढेगा उसको? नंबर 3, whether an act constitutes is non-compliance is ultimately a matter for legal determination of the court of law. कि ये सही में कंप्लाई किया नहीं किया, ये कौन बोलेगा? लॉ, कोर्ट बोलेगा, कोर्ट. तो मैं एज एन ऑडिटर बहुत छोटा आदमी रहे सामने कि टू प्रूव वेदर यू हैव कंप्लाइड विद द लॉ और नॉट. अब कभी कभी क्या होता है, रिसेंट एग्जांपल, 32nd काउंसिल, जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसके अंदर बोला द लिमिट इज नाउ एक्सटेंडेड फ्रॉम 20 lakhs to 40 lakhs. बराबर के नहीं? अब होता क्या, अगर मान लो मेरा टर्नओवर आज की तारीख में हो गया 21 लाख, तो मैंने अभी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना, आई एम कंफ्यूज्ड. अब 40 लाख से कि 20 लाख से मैं तो बीच में लटक रहा ना भाई. एंड मान लो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, सो नाउ हैव आई कंप्लाइड विद द लॉ और नॉट कंप्लाइड? द कोर्ट विल डिसाइड नाउ कि काउंसिल ने डिसीजन लिया है, वो एनफोर्समेंट में कब से आएगा, क्या होगा, नोटिफिकेशन, उसके बारे में अभी तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है. सो वेदर यू हैव कंप्लाइड विद दोज लॉज और नॉट इज द डिसीजन टू बी टेकन बाय whom? द कोर्ट ऑफ लॉ. एज एन ऑडिटर हाउ कैन यू जज? होता है कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट मैटर्स आ जाते हैं. सो इन दैट केस वेदर यू हैव एक्चुअली कंप्लाइड विद सर्टेन लॉज और नॉट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट. So there is a greater difficulty in finding out the non-compliance with laws and regulations. Okay. This essay distinguishes the auditor's responsibility in relation to compliance with two different categories of laws and regulations. Simple सी बात है, ध्यान से पढ़ना है इसको. Two different categories of laws we have over here. कौन से है ये? The provisions of those laws and regulations generally recognized to have a direct effect on the determination of material amounts and disclosures in the financial statements. मतलब कौन से law बोले? The one which affects the financial statements. Example, the laws such as taxes and the labor laws. Labor laws की जैसे अपन बात करें तो labor laws के example आपने law में पढ़े होंगे. labor laws के है क्या आपको? नहीं, कोई बात नहीं. अपन बताते आपको लेबर लॉज के एग्जांपल, बोनस एक्ट, बराबर के नहीं? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट. फिर उसके बाद वी हैव पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट. ठीक है ना? तो बोनस एक्ट है, ग्रेचुइटी एक्ट है. उसके बाद अपने को प्रोविडेंट फंड, उसके भी लॉज है, आपको पीएफ कितना भरना है, क्या करना है. सो वी हैव अ लॉ इन रिलेशन टू प्रोफेशन टैक्स. एम्प्लॉय से कलेक्ट करके आपको 200 रुपए करके लास्ट में 300-1500 रुपए आपको पीटी भरना पड़ता है, प्रोफेशन टैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द पे स्केल. सो देयर आर दीज लेबर लॉज, और उसका प्रोविजनिंग, उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा. देन देयर आर दीज टैक्स लॉज, आपको टैक्स डिडक्ट करना है, आपको टैक्स पे करना है, आपके कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होंगे, कौन से डिसअलाउ होंगे, टैक्स लॉज. सो दीज आर द लॉज which directly affect what your financial statements, how you have to present, barabar, how you have to report, how you have to disclose. It is the tax, it is the law that talks, barabar. So law number 1 कौन सा है? That has a direct effect on the financial statements. और वो examples कौन से दिए उन्होंने? Tax laws, labor laws, etc. Other laws, वो कौन से है? Other laws that do not have a direct effect on the financial statements but are important, but are fundamental to the operating aspects of the business. अगर उन लॉज को कंप्लाई नहीं कराना तो आपका बिजनेस बंद हो सकता है, ऐसी कुछ बात हो रही है. समझ रहे क्या? कोई लॉज होते हैं अगर जिनको आप कंप्लाई नहीं करोगे ना
जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं, बट आपके बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी को अफेक्ट कर लेगा। मतलब जैसे अगर आज मुझे यहां पे इस प्लॉट पे मुझे एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, बराबर कि नहीं, ऐसी डायरेक्ट बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता मैं, मुझे एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ता है, मुझे डिफेंस से परमिशन लेना पड़ता है अगर वो उस एरिया में हो तो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ये प्रोजेक्ट कभी भी काम नहीं करेगा, प्रोजेक्ट पे स्टे आ जाएगा। समझ रहे बात को? आज के तारीख में आपको तो रेरा का रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है। इट शुड बी अ रेरा सर्टिफाइड, जिसमें आप पोजीशन कब दोगे, कैसे, क्या होता है, वो रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रियल एस्टेट से रिलेटेड लॉज है वो। फिर उसके बाद अगर आपको होटल डालना है, होटल, और अगर आपने फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन नहीं ली, लाइसेंस नहीं, फूड लाइसेंस नहीं लिया ना, यू कैन नॉट सर्व फूड। ओके, मतलब अगर अपने यहां पे कहीं पे भी कैंटीन है, अगर आप उनको बोलो भाई तेरा फूड लाइसेंस बता, अगर उसके पास फूड लाइसेंस नहीं है ना दोस्तों, ही कैन नॉट सर्व यू द फूड। सिंपल सी बात है। उसका बिजनेस क्लोज हो सकता है, उसके ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे अफेक्ट आ सकता है उसका। समझ रहे क्या? सो ऐसे लॉज होते हैं जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करेगा, बट किसको अफेक्ट करेगा? आपके बिजनेस के ऑपरेशन को ही। बिजनेस ही बंद हो सकता है। तो क्या आपने को उन लॉस को भी कभी कभी कंसिडर करना पड़ेगा क्या? नहीं तो गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो जाएगा ना बे। सही है ना एकदम? सो क्या लिखा है? So other laws and regulations that do not have a direct effect on the determination of the amounts and disclosures, but compliance with which may be fundamental, very important, barabar, to the operating aspects of the business, to an entity's ability, देखो ये लिखा ना, entity's ability to continue its business, क्योंकि अगर comply नहीं करा तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? Going concern affect हो जाएगा। And then that will have an impact on financial statements, क्योंकि अगर business बंद हो गया तो going concern affect, so financial statements should be shown as what? At the realizable value. Then it will have an impact indirectly. So there are two categories of law. In this essays, the requirement are specified for each of the above categories. क्या कहता है? The requirement are specified for each of the above categories of laws, and therefore the auditor should remain alert to the possibility that other audit procedures applied for the purpose of forming an opinion on financial statements may bring instances of identified or suspected non-compliance with the laws and regulations which has come to the auditor's attention. Maintaining professional skepticism throughout the audit is an important aspect in this context. समझ में आई बात? सो क्या क्या पढ़ा अपन ने? याद नहीं। समझ में आ रहा? अपन बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं, घुमा घुमा के वही वही चीजें हो रही है यहां पे, बराबर। सो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं? लॉज एंड रेगुलेशंस की बात कर रहे हैं। वो कंप्लाई होते कि नहीं होते चेक करना, बट अगर आपका स्पेसिफिक काम वो कंप्लायंस को चेक करने से है तो आपको ये ऐसे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लॉस को कंप्लाई करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑडिटर को सारे के सारे लॉस कंप्लाई करा के लेने हैं? क्या नहीं। वो क्या ऑब्टेन करेगा? रीजनेबल अश्योरेंस। क्या वो सारे लॉस कंप्लाई होते हैं ऐसे वो डिटेक्ट कर पाएगा? क्या नहीं। उसमें डिफिकल्टी है क्या? हाँ। वाई? बिकॉज देर आर मेनी लॉस विच हैज अ व्हाट, विच हैज no direct effect on the financial statements, therefore it is not captured in your financial information system. Number 2 क्या कहते हैं? बोलो ना, क्या कहेंगे? The fraud, जो मतलब जो नॉन कंप्लायंस है, it may be what? Concealed, बराबर, because of forgery and etc. एंड नंबर 3, वो नॉन कंप्लायंस है या नहीं, ये कौन डिटरमाइन करेगा? कोर्ट, बराबर के नहीं। दो कैटेगरी के लॉज है बोलते हैं, which has a direct effect and which does not have a direct effect on financial statements. But the ones which do not have direct effect may have an effect on what? The operating activities.
बराबर है कि नहीं? यस। जैसे अगर आपने हद से ज़्यादा हजार्डस केमिकल्स आपने क्या कर लिया, आपने वाटर में या एयर में आपने रिलीज कर दिए, गवर्नमेंट आपके बिजनेस पे स्टे लाएगा, बोलेगा यू आर कॉजिंग पोल्यूशन एंड एनवायरमेंट इज बीइंग डैमेज, तो द हेल्थ ऑफ द पीपल इज बीइंग अफेक्टेड, आप बिजनेस नहीं कर सकते। हो सकता है? बोलो यस और नो? यस। सो यहाँ पे वो लॉस भी अपने को कंसिडर करने हैं, बिकॉज इट इज हैविंग एन इम्पैक्ट ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एंड इनडायरेक्टली देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो यहाँ पे ये ऐसे इन दोनों लॉस के बारे में बात करता है। क्लियर है एकदम? यस। ऑब्जेक्टिव्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, अब ये सिंपल सी बात है, हर बार अपन पढ़े हुए इसको, बराबर के नहीं? सो अपने 2 पेजेस खत्म हो गए, एकदम इजी है क्या? एकदम। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। सो यहां पे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है अपने एज एन ऑडिटर, इज टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। डू यू एग्री? किससे रिलेटेड? कि बाबा वो लॉज कंप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। अपना काम क्या है आप समझने की कोशिश करिएगा कि इनको जो जो लॉज एप्लीकेबल है, क्या वो लॉज उन्होंने कंप्लाई करे या नहीं करे, वो अपने को चेक करना है। उसके लिए अपन क्या ऑब्टेन करेंगे? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू सी द कंप्लायंस विद दोज लॉज एंड रेगुलेशंस। नंबर 2, ये एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए वी नीड टू परफॉर्म व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स to find out the instances of non-compliance with those laws and regulations having a material effect on the financial statements. Do you agree with this? हमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि सारे लॉज को कंप्लाई हुए या नहीं हुए। उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू फाइंड आउट व्हाट, वेदर नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस इज देयर और नॉट। नंबर 3 पॉइंट, then we have to respond appropriately to the non-compliance or suspected non-compliance during the audit. क्या करना है अपने को? रिस्पॉन्ड, रिएक्ट करना है। रिएक्ट इन द सेंस कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करता है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? हम अपना ओपिनियन देंगे कि वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। This is how we respond. Respond is what? React. आई बात समझ में आपको? Yes. खत्म। क्या? Objectives. और अब उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए we study what? The requirements. आप देखते होंगे 4 पन्नों का ऐसे, उसमें के 2 पेजेस अपने खत्म हो गए, बराबर के नहीं? बस अभी 1 और 2 पेज ऐसे पढ़ना है, खत्म हो गया क्या फिर? कि 3 पेज है? 2 पेजेस है ना, सिंपल है एकदम। सो अभी तक ऐसे सोच लग ही नहीं रहा कुछ भारी पड़ रहे अपन, बराबर ना? बट वो देख के लगता है यार कितना कंटेंट होएगा उसके अंदर। एवरीथिंग वी नीड टू स्टडी एकदम आराम से रिलैक्स मोड पे। और ये स्टैंडर्ड्स ऐसा, ये बेस्ट पार्ट क्या है स्टैंडर्ड्स का? इट इज जस्ट अ प्रोसीजरल पार्ट। यहाँ पे आपको कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट रिमेंबर द स्टोरी ऑफ इट। कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, हाँ भाई 2 लॉज होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट होते हैं नहीं होते हैं, ऑडिटर ने इनको क्या करना है? चेक करना है। बट ये कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मैनेजमेंट की। इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से ऑडिटर सारे लॉस को फाइंड आउट, मतलब कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा, नहीं कर सकता। क्यों? लिमिटेशंस क्या है? बहुत सारे लॉज है। नंबर 2 क्या? अगर नॉन कंप्लायंस हुआ तो कोई छुपा देगा उसको, एंड इट इज अ मैटर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, बराबर के नहीं? फिर वो 2 लॉस जो है वो दोनों लॉस के बारे में ये ऐसे बात करता है। सो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एविडेंस को ऑब्टेन करो। एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए ऑडिट प्रोसीजर्स बनाओ और फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। ये आपका गोल है। ये गोल को पूरा करने के लिए आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो अपन बात कर रहे हैं उसके रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सिंपल। एनी डिफिकल्ट डिटेल हियर? नो। द रिक्वायरमेंट्स, द ऑडिटर्स कंसिडरेशन ऑफ कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। अब यहां पे सारे लॉस को कंप्लाई होता क्या नहीं होता, अब एकदम लॉजिकली देखना, एकदम लॉजिकली। सो यहां पे हम लोग को ये लॉस को कंप्लाई होता है या नहीं होता है ये जानने के लिए, बच्चों डू यू अग्री दैट वी नीड टू टेक एन अंडरस्टैंडिंग कि बाबा इनको कौन से लॉज, कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मतलब कौन सा रेगुलेशन, कौन से लॉज इनको एप्लीकेबल है, एकदम हिसाब से बताओ।
यार मुझे अगर चेक करना है कि कोई एक पर्टिकुलर एंटिटी है, उसको कोई लॉ उन्होंने वो कंप्लाई करा या नहीं करा, ये अगर मुझे चेक करना है तो सबसे पहले एक इंसान ने क्या काम करना चाहिए भाई? पता लगा ले कौन से लॉज इनको एप्लीकेबल है। सिंपल सी बात है ना यार। सो आई नीड टू टेक अ जनरल अंडरस्टैंडिंग कि विच आर द लॉज दैट आर एप्लीकेबल एंड देन हाउ द एंटिटी इज कंप्लाइंग विद दैट फ्रेमवर्क। तुम कैसे कंप्लाई करते हो उसको, ये जानूंगा मैं। समझ रहे ना मेरी बात को? अरे भाई मुझे क्या चेक करना है कि लॉज का कंप्लायंस होता या नहीं होता, उससे रिलेटेड में ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और एविडेंस प्राप्त करेगा एंड उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। बराबर बराबर। अरे बट कौन से लॉज एप्लीकेबल है तुमको, और तुम उन लॉज को कैसे कंप्लाई करते हो, पहले उसकी तो जानकारी ले लूं मैं। नहीं तो आ गए तुम मान लो मेरे ऑफिस में, सर हम चेक करने आए हैं आप सारे लॉज को कंप्लाई करते कि नहीं करते। ठीक है कर लो। फिर अभी कैसे करेंगे? पहले पूछेंगे ना, बताओ तुमको कौन से लॉज एप्लीकेबल है। द नेक्स्ट इंस्टेंट क्वेश्चन, सो दैट इज द रिक्वायरमेंट टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, वेरी ऑब्वियस नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट है ना एकदम? यस। उसके बाद एक बार जो तुमको पता चल गया कि अच्छा ये लॉज है तुमको एप्लीकेबल, पता चल गया तुम ऐसे उन लॉज को कंप्लाई करते हो, फिर आगे जाएंगे और फिर हम लोग ऑब्टेन करेंगे जो अपना ऑब्जेक्टिव था, टू ऑब्टेन व्हाट? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ दोज लॉज। बराबर कि नहीं? जनरली रिकॉग्नाइज्ड टू हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द मटेरियल अमाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो बेसिकली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हो। तो सिंपल रिक्वायरमेंट क्या है? पहले कौन सा लॉ एप्लीकेबल, नंबर 2 कैसे तुम कंप्लाई करते हो, नंबर 3 देन आई विल गो एंड परफॉर्म माई प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस टू सी वेदर देयर इज कंप्लायंस विद दोज लॉज और नॉट। वेरी सिंपल। थर्ड पॉइंट, the auditor shall perform to obtain that audit evidence the following audit procedures। यही तो रिक्वायरमेंट था ना, to identify the instances of non compliance। so क्या करेगा वो? सबसे पहले वो मैनेजमेंट से इंक्वायर करेगा and where appropriate those charged with governance as to कि whether the entity is in compliance with such laws and regulations। हाँ, मैं पहले तुमसे पूछताछ करेगा, तुम करते क्या? अच्छा ये लॉज एप्लीकेबल है तुमको, किया क्या वहां बोलेंगे ना बोलेंगे। फिर उसके बेसिस पे यू विल इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस इफ एनी विद द रेलेवेंट लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। हमने पहले आपको पूछा तुम्हें कौन से लॉज एप्लीकेबल है, आपने बता दिया। फिर हमने वापस से आपको पूछा कि क्या तुम उन लॉज को कंप्लाई करते हो क्या, आपने बोला ये करते ये नहीं करते। ठीक है, अब जब पता चल गया कि ये वाले करते हैं, एस्टैब्लिश कैसे करें? तो जो अथॉरिटी ने आपके ऊपर ये कानून लगाया है उनको जाके पूछेंगे उनके ये कंप्लायंसेस होते हैं या नहीं होते। सिंपल। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऑडिट यू हैव टू मेंटेन व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, रिमेन अलर्ट कि कौन से लॉस कंप्लाई हो रहे नहीं हो रहे। ये ऊपर भी पढ़ा था क्या हिस्सा, सेम टू सेम, देखो यहां हाईलाइट भी करा हुआ है, रिमेन अलर्ट। सेम आगे। सो यू हैव टू मेंटेन व्हाट? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म to the possibility that other audit procedures applied may bring instances of non-compliance. The auditor shall request management or those charged with governance about what? To provide the written representation that all known instances of non-compliance or suspected non-compliance which has the effect should be considered when preparing have been disclosed to the auditor। कि सारे वो तुमने नॉन कंप्लायंसेस तुमने हमको डिस्क्लोज करे। हमने आपको पूछा था ना, क्या पूछा था हमने आपको कि आर यू कंप्लाइंग, तुमने बोला था ये कंप्लाई करते ये नहीं कंप्लाई करते, लिख के दे। जैसे फ्रॉड के बारे में भी बात करी थी, मैनेजमेंट को जाके पूछा था, अरे याद है क्या आपको कल ऐसे 240 जो पढ़ा था उसके अंदर हमने बात करी थी ना
कि फ्रॉड के बारे में जाके आप मैनेजमेंट को पूछेंगे कि तुम्हारे नजर में कोई सस्पेक्टेड अलीग्ड कोई फ्रॉड है क्या, तुमने तुम्हारे एम्प्लॉयज को भी पूछा था और तुमने TCWG को भी पूछा था कि भाई कोई फ्रॉड है तो बता दे, बराबर के नहीं। फिर सिर्फ वैसे बोल के सुनने का नहीं, अपन उसको क्या बोलने का, एंड में अपन ने बोला भी था भाई ये सब है ना, लिख के दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, बराबर के नहीं। वी विल कॉर्पोरेट दैट एविडेंस, देन इट विल बी यूज्ड एज एन एडिशनल एविडेंस। आई बात समझ में? लिख के देना, लिख के लेने का उनसे। आई बात समझ में? नेक्स्ट, in the absence of identified or suspected non-compliance, the auditor is not required to perform audit procedures regarding the entity's compliance with laws and regulation. अगर तुमको कहीं दिखता है, नहीं दिखता रादर कि कहीं नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है करके, ऐसा नहीं दिख रहा कोई कंप्लायंस हो रहा नहीं हो रहा, तो ओके खत्म, क्योंकि लिमिटेशन भी तो है ना। बोलो यस और नो? यस। तो ये सारी एक्टिविटी आपकी हो गई। दिमाग में आपके चार्ट बन रहा है क्या? नहीं सर, पता नहीं क्या करना है। आपसे इतनी उम्मीदें मत लगाओ हमसे, ध्यान से सुनना। लॉज एंड रेगुलेशन शुरुआत से खेलते हैं। लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करें, सो यहां पे हम लोग ने क्या देखा कि ये सारे लॉज को कंप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी? मैनेजमेंट की। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ही इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिवेंट द नॉन कंप्लायंस, nor he can detect all the compliances because of what? Inherent limitation. Reason कौन से तीन है? Many laws. Non compliance हुआ तो it will be concealed and it is a matter of court of law. Then we have two types of laws: affecting financial statements, not affecting financial statements but affecting the operating activities of the business. This essay deals with both. Therefore, auditor should remain what? Alert. Next, क्या बोलता है? Objectives. क्या है objective? Obtain sufficient appropriate audit evidence in respect to non-compliance. This will be done by performing audit procedures, and after that you respond appropriately. This is the objective. To achieve this objective, we have some requirement. What is the requirement? Number one, take the general understanding about what? Which are the laws applicable and how the entity complies with those laws. Then you obtain what? Sufficient and appropriate audit evidence. To obtain this audit evidence, you perform what? Audit procedures. What procedures do you perform? You inquire with the management about any non-compliance. And you inspect the correspondence, जो बातचीत होती है with the legal or regulatory authorities. Then you take what? Written representations from the management about that whether they have disclosed all the instances of non-compliance. Simple. Then if any non-compliance has not seen, there is no further responsibility of the auditor. But अब if there is, आगे बढ़ते हैं, क्या है? There is non-compliance is identified or suspected. क्या हुआ? If the non-compliance is identified or suspected, तो अब आपको क्या करना होगा? रिस्पॉन्ड करना होगा, रिएक्ट करना होगा। देखो ये वाले पॉइंट में क्या बोला कि इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एनी आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, सो आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी। खत्म ना? बट फिर अगर कोई एक्टिविटी आपने सस्पेक्ट करी है, आपको मिल जाती है, तो अब आपका काम आगे बढ़ गया। बोलो यस और नो? मेंटली चार्ट बना रहे क्या अभी? क्या अभी भी नहीं? अभी बन गया ना, थोड़ा थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप। So the non-compliance is found or not found, identified or not identified. Not identified, no audit procedures to be performed. But if it is identified or suspected, you go ahead. That is what we have the point number B. क्या करेंगे फिर? So if the auditor becomes aware of the आपको समझ में आ रहा है? ये प्रोसीजर है बेसिकली, स्टैंडर्ड। ऐसा ऐसा करते जा भाई।
So if the auditor becomes aware of the information concerning an instance of non-compliance or suspected non-compliance, he will do what? Obtain an understanding of the nature of the act and circumstances in which it has occurred. ये आपसे ऐसी गलती क्यों हुई, किस घड़ी किस समय हुई, वो क्या गलती हुई, उसकी पहले समझ लीजिए. ठीक है, तुमने कोई कानून को कंप्लाई नहीं करा, इन द सेंस, ठीक है, तुमने जीएसटी के रिटर्न्स फाइल नहीं करे, तुमने इनकम टैक्स का रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भरा, तुमने टीडीएस का पेमेंट 7 तारीख को नहीं किया, तुमने लेट किया, बराबर के नहीं, तुमने लाइसेंस जो लेना था वो स्टार्ट कर लिया, उसके बाद लिया आपने, उस पीरियड में आपने नहीं कंप्लाई किया. So basically first try and understand the nature of the non-compliance, कि आखिर तुमने क्या कंप्लाई नहीं किया. हमको पता चल गया तुमने कंप्लाई नहीं किया है कोई लॉ का, तो उसमें बेसिकली आपने क्या कंप्लाई नहीं किया है उसके रूट कॉज तक जाइए, उसके बेस तक जाइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू हैव नॉट कंप्लाइड विथ. समझ रहे आपको? नेक्स्ट, एंड देन the further information you obtain to evaluate the possible effect on the financial statements, क्योंकि ultimately अपने को opinion किस पे देना है? on financial. अच्छा, तुमने ऐसा काम किया है, फिर आप और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे कि क्या इसका इंपैक्ट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कुछ आएगा या नहीं आएगा. जमी बात? यस. और फिर if the auditor suspects there may be non-compliance, अगर उसको संदेह है, डाउट है, तो वो क्या करेगा? अगर उसको बच्चों डाउट है, सस्पेक्ट करता है, तो वो डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ या दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस के साथ, कि उनको बोलो भाई क्या है ये, मेरे को डाउट है तुमने नहीं कराई है. एंड इफ द मैनेजमेंट और दोज चार्ज्ड विथ गवर्नेंस, ये लोग अगर दे डू नॉट प्रोवाइड विथ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन that supports that the entity is in compliance with laws and regulations, and in the auditor's judgment the effect of the suspected non-compliance may be what? Material to the financial statements, he need to obtain what? The legal advice. Now he will use what? Use work of an expert. यहां पे एक एक्सपर्ट को बुलाएगा वो, लीगल एडवाइस. समझ रहे मेरी बात को? सो क्या हुआ यहां पे? सिंपल सी बात है, आपको यहां पे दिख के आता है कि एक तो नॉन कंप्लायंस आपने आइडेंटिफाई किया है या आपको शक है. आपको अगर मिल चुका है नॉन कंप्लायंस है, तो आप उसके रूट कॉज तक जाइए. यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द नॉन कंप्लायंस and obtain further information as to how it is going to affect your financial statements. If you have a doubt that there is a non-compliance, go to management or where appropriate go to those charged with governance. But अगर वो लोग आपको सही या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं to support that there is compliance with the laws, मतलब वो बोल रहे कि हाँ हमने लॉ को कंप्लाई किया है, तुम्हारा जो डाउट है वो गलत है, अरे बट मुझे उससे रिलेटेड तो क्या दे, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन तो दे, बट वो नहीं दे पा रहे. तो फिर अब मैं क्या करेगा? मुझे अगर लगता है कि इस नॉन कंप्लायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मटेरियल इफेक्ट आ सकता है, तो मैंने क्या करना चाहिए? एक लीगल एडवाइजर के पास जाना चाहिए उसके इंपैक्ट को समझने के लिए. बात समझ में आई? सो यहां पे जो फर्स्ट बुलेट है ये किसके बारे में बात करता है? अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो. दूसरा बुलेट बात करता है अगर आपको डाउट होगा तो. जमी बात? बोलो यस और नो? यस. नाउ वी मूव टू द लास्ट पेज. बराबर के नहीं? खत्म ना एकदम? इजी लग रहा है कि आपको स्टैंडर्ड? वेरी गुड. फिर अब यहां पे इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस
कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, सस्पेक्टेड के बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिला, तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन द ऑडिटर्स ओपिनियन। क्या ओपिनियन देना फिर उसने डिसाइड करना। अब फिर अपन ने रेगुलर क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी, नाउ द इंफॉर्मेशन इज नॉट बीइंग एबल टू ऑब्टेन। क्या हो गया? देयर इज अनेबल टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, लिमिटेशन ऑफ स्कोप। सही है ना? फिर क्या आपको इफेक्ट इसका मटेरियल लगता है? हाँ। फिर अब आपको देखना है कि ये परवेजिव है या नहीं है, उसके हिसाब से आप आपका ओपिनियन डिफाइन करेंगे कि आपको क्वालिफाइड देना है या आपको डिस्क्लेमर देना है। समझे क्या बात? हाँ, ये मजा आया कि नहीं? मैंने कहा था स्टैंडर्ड्स पढ़ना है तो रेगुलर लेक्चर्स का बेस होना बहुत जरूरी है, तब जाके ये चीजें क्लिक होती है। क्लियर है एकदम? यस। सो द ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द implications of non-compliance in relation to other aspects of the audit, including the risk assessment and reliability of the written representation, and then take the appropriate action. आई बात समझ में आपको? बोलो हाँ या ना? हाँ। सो अभी अपनी कहानी क्या थी कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कहानी एकदम सिंपल है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे? लॉस को कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ, उससे रिलेटेड आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आप ऑब्टेन करेंगे। वो ऑब्टेन करने के लिए आप सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या करोगे? यू विल परफॉर्म व्हाट? ऑडिट प्रोसीजर्स। नंबर 3 आप क्या करेंगे? आप उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। फिर अब आप काम करिए ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, यू परफॉर्म सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में आप क्या करेंगे? सबसे पहले यू विल एज पर ऐसे 315 ऑब्टेन द जनरल अंडरस्टैंडिंग। General understanding of what? The laws which are applicable and how the entity complies with those laws. Then you obtain sufficient and appropriate audit evidence. उसके लिए you perform what? Audit procedures. By doing what? Inquiry with the management and inspect the correspondence with the legal authorities. Obtain what? Written representations from the management that they have disclosed all the non-compliances. बराबर? अब ये पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद दो बातें होगी, दे आर कंप्लाइंग और दे आर नॉट कंप्लाइंग। अगर आपने कहीं आइडेंटिफाई नहीं किया या आपको कोई सस्पेक्ट नहीं आया कि कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है या कंप्लायंस है, सब कुछ बराबर है, तो आपको और आगे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। बट फिर उसके बाद आपने आइडेंटिफाई किया, मान लो कि नॉन कंप्लायंस है, या आपको डाउट आता है कि नॉन कंप्लायंस है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले you will understand the nature of the non-compliance and obtain further information to evaluate the financial effect. But अगर आपको डाउट है तो you will discuss it with management or where appropriate those charged with governance. And if they fail to provide the sufficient information that does not support the compliance with the laws and regulations, the auditor shall determine the effect on financial statements and may discuss or may take the advice of the legal advisor. Based on that, he will decide what opinion to be given. आई बात समझ में आपको? वेरी सिंपल। फिर अब लास्ट में अल्टीमेटली बॉटम लाइन, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट? द आइडेंटिफाइड और सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस। अब आपको उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना, बराबर के नहीं? ये बोलो यस और नो? यस। रिपोर्ट, दैट इज द एंड प्रोडक्ट। सब काम करके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। सो रिपोर्ट किसको किसको देंगे? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बोलेंगे। हम लोग ये हमारे ऑडिट रिपोर्ट में बात करेंगे इसकी। बोलो यस और नो? यस। एंड आप ये रेगुलेटरी एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज को भी तो बताएंगे। जिस अथॉरिटी ने आपको बोला था ये कंप्लाई करो, उस अथॉरिटी को भी तो बताएंगे ना। और एंड में इन सब का क्या करेंगे? डॉक्यूमेंटेशन। वाओ, इट्स वेरी सिंपल। जम रहा क्या आपको? ये स्टैंडर्ड है, ये प्रोसीजर है कि अगर कहीं लॉस की बात करते हो तो आपको ये बातें देखनी है। सही है एकदम। सो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट अबाउट द नॉन कंप्लायंस। देखो, अगर कंप्लायंस होता है तो अपना काम खलास करने की जरूरत नहीं है। बट अगर नॉन कंप्लायंस है दोस्तों, किसको किसको?
TCWG को बताने का, ऑडिट रिपोर्ट में डालने का, और रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताने का। इन तीन लोगों को रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। वेरी गुड, सिंपल है ना एकदम। चलो आओ, TCWG को क्या क्या बताएंगे। अनलेस all of those charged with governance are involved in management of the entity and therefore are aware of the matters involving the identified or suspected non-compliance already communicated by the auditor shall communicate with those charged with governance the matters involving non-compliance with laws and regulations that come to the auditor's attention during the course of audit other than when the matters are clearly inconsequential। मतलब क्या है यहाँ पे? सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट TCWG। कभी कभी क्या होता है, मैनेजमेंट और TCWG एक ही हो सकता है। तो अगर आपने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है तो आपको वापस से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए वर्ड क्या किया? अनलेस दे आर नॉट सेम। जब तक ये एक नहीं है तब आप क्या करोगे? TCWG को वो मैटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस आप कम्युनिकेट करेंगे। सही है एकदम। इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट्स दैट मैनेजमेंट और TCWG आर इन्वॉल्व्ड इन द नॉन कंप्लायंस, he will communicate the matter to whom? The next higher level of the authority at the entity, if it exists, such as audit committee or supervisory board। मालूम है ना, ऑडिट कमेटी कम्स अंडर सेक्शन 177। उनको बताओ ऐसा हो रहा है तुम्हारे कंपनी के अंदर, बराबर। एंड अगर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, और इफ द ऑडिटर बिलीव्स द कम्युनिकेशन में नॉट बी एक्टेड अपॉन और इज अनश्योर द पर्सन टू हुम टू रिपोर्ट, द ही शैल कंसीडर टू ऑब्टेन व्हाट? अगेन लीगल एडवाइस। कहानी कितनी सिंपल है। TCWG को बता दो, अगर वही लोग उसमें शामिल है, क्या करने का? फिर उनसे सुपीरियर वाले को बताओ। बट अगर सुपीरियर नहीं है, कानून की मदद लीजिए, आप इस घड़ी इस समय क्या कर सकते हो करके ऑडिट रिपोर्ट में। वाओ, ये आपको 705 अगर आपको आता है तो आपको क्या हो जाएगा, ये समझ में आएगा, बराबर कि नहीं? इसीलिए छुट्टी दी थी आपको, समझे क्या? वाई 2 days? ओके, because you need to complete 705, you need to understand 705, and then only what can happen, then only you can understand this ना। हर ऐसे का भी जो बेस होगा ना, ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट पे आएगा अभी, तब मजा आएगा। अब देखो क्या है, और मजा आएगा, और आपको उसके और एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट यहां पे जो नॉन कंप्लायंस है एज अ मटेरियल इफेक्ट, बराबर कि नहीं? मतलब ये मटेरियल है, ऑडिटर कंक्लूड भी करता है। मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये डिस्क्लेमर ऑफ डिसएग्रीमेंट विथ मैनेजमेंट हो गया क्या? ये बोलो ना। मतलब अपने पास एविडेंस है, अपने पास एविडेंस है कि देयर इज व्हाट? नॉन कंप्लायंस, एंड दिस हैज अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब वो मटेरियल है, and then in accordance with SS 705 he will either express a qualified or an adverse opinion। अब डिस्क्लेमर आया क्या? क्यों नहीं आया डिस्क्लेमर? क्योंकि अरे ये है क्या तू? यहाँ डिस्क्लेमर क्यों नहीं आया? क्वालिफाइड और एडवर्स ही क्यों लिखा? क्योंकि लिमिटेशन ऑफ स्कोप नहीं है, अपने पास एविडेंस है और वो मटेरियल है। बट अब वो अगर परवेसिव नहीं होगा, मतलब फाइनेंशियल से वो लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर अफेक्ट नहीं करेगा तो वो कौन सा होगा? क्वालिफाइड। बट अगर वो लॉ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करेगा, एडवर्स। अरे समझा क्या नहीं समझा? कैसा मजा आया कि नहीं? एक नंबर। उसके बाद इफ द ऑडिटर इज प्रिक्लूडेड बाय मैनेजमेंट, हम इंफॉर्मेशन मांग रहे थे बट हमको इंफॉर्मेशन नहीं दिया। मतलब ये क्या हुआ रे? प्रिक्लूडेड मतलब प्रिवेंटेड, मतलब ही क्या? लिमिटेशन। क्या मजा है यार।
अगर लिमिटेशन है मैनेजमेंट के द्वारा या TCWG के द्वारा फ्रॉम ऑब्टेनिंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू इवैल्यूएट वेदर नॉन कंप्लायंस दैट मे बी मटेरियल इज लाइक, मटेरियल है, देखो मटेरियल है, मतलब यहां पे लिखते हैं ना, ये मटेरियल है, परवेजिव जैसे होगा तो क्या देंगे, एडवर्स, नहीं होगा तो देंगे क्वालिफाइड। नीचे मटेरियल तो है बट फिर क्या है, द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड, अब दिख रहा है यहां पे क्वालिफाइड और डिस्क्लेम एन ओपिनियन। अब यहां पे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर क्यों आया, क्योंकि ही इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग दैट एविडेंस। सो यहां पे अब ये दो बातें होंगी यहां, क्या, एक तो वो परवेजिव होगा या तो परवेजिव नहीं होगा, परवेजिव होगा तो डिस्क्लेमर, परवेजिव नहीं होगा तो क्वालिफाइड। जमा क्या, वेरी गुड। इससे आपको ऐसे 705 के हिसाब से आपने ओपिनियन मॉडिफाई करना है। अब आगे देखो 705 में ही पढ़ा था, इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू डिटरमाइन वेदर नॉन कंप्लायंस इज ऑकर्ड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस imposed by the circumstances rather than by management or TCWG, he will evaluate the effect on the auditor's opinion in accordance with ऐसे, मतलब अपने को मॉडिफाई करना है आपकी मर्जी के अनुसार। जमी क्या बात। और बाद में the auditor shall determine whether auditor has a responsibility to report of the non-compliance to the parties outside the entity, मतलब जैसे अगर ये कहीं आपका फ्रॉड हो गया है नॉन कंप्लायंस में, ये आपके एंटिटीज के एम्प्लॉयज ने किया है, तो फिर क्या हो जाएगा, आपको 143, अगर कंपनी होगी तो 143 सबसेक्शन 12 में रिपोर्ट करना पड़ेगा ना। अगर ये नॉन कंप्लायंस का फ्रॉड, टैक्स इवेजन हो गया, 1 करोड़ के ऊपर है, रिपोर्ट करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सो डिटरमाइन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैसा मजा है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे कब, जब पूरा पूरा अपना मेन सिलेबस कवर होता है ना, तब जाके स्टैंडर्ड्स पढ़ने में एक अलग मजा आता है। आई बात समझ में। और आप देखो ये कहीं अपने सिलेबस में कवर नहीं होता है, ये डिफरेंट है। सो देयरफॉर यू हैव टू स्टडी स्टैंडर्ड्स एंड दिस सेपरेटली, दोनों की इज्जत अलग अलग है। जमा क्या आपको। सो ओपिनियन कैसा देने का, क्या देने का, मतलब देखो अभी तो भले 250 पढ़ रहे, बट अगर 705 पहले नहीं पढ़ते तो ये अपने को कुछ भी समझ में नहीं आता, बराबर कि नहीं। ये सिर्फ वापस क्या हो जाता, भावनाओं से काम चलाना पड़ता कि बच्चों ऐसा ऐसा करने का है करके, बराबर कि नहीं, सिर्फ वो याद करने लायक हो जाता। सो इसलिए रेगुलर क्लास में ये पढ़ना जरूरी है, फिर ये आके ये पढ़ना जरूरी है। ओके। एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि आपने इन सब का क्या करना है, जो आइडेंटिफाइड है, सस्पेक्टेड है, जो भी आपका कम्युनिकेशन हुआ TCWG के साथ, सब कुछ आपने क्या करना है, ये इसको आपने डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ के लिए आएगा, ऐसे 230 की रिक्वायरमेंट ही है वो। ओवर 4 पन्नों का स्टैंडर्ड माय डियर फ्रेंड्स, एकदम सिंपल ना, वेरी गुड। सो अब आप क्या करेंगे, चार्ट बुक तो ऑलरेडी दे दिया मैंने, बराबर कि नहीं, उसमें पूरा ऐसे समरी बना के लिखा हुआ है। व्हाट आई वांट इज 1 minute you just go through the entire standard again to summarize it in your mind। चाहे तो आप घर जाके इसकी क्या कर सकते हैं, आपके हिसाब से आप इसकी समरी बना सकते हो। ओके ओके, देन वी मूव टू द नेक्स्ट 260 रिवाइज्ड। मस्त टाइम गया है स्टैंडर्ड पढ़ने में, इंटरेस्टिंग। एरो पढ़ना आज खत्म हो जाएगा अपना 200 का सीरीज, मोस्ट प्रोबेबली 265, 260, 265 एंड 299, ओनली 3 स्टैंडर्ड्स आर लेफ्ट इन 200 सीरीज। चलो चलो पढ़ो। अरे मैंने पढ़ने का टाइम दिया रे, बातें मत करो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच नहीं होंगी, ऐसा बोलना ना तेरे को, बोलना बोलना। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी गुड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि सर अगर ऑडिटर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देता है
तो सर क्या उसकी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होगी या नहीं होगी? सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, ओके? एक बहुत जोरदार चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे जब हम लोग ऑडिट करने आते हैं ना दोस्त, सुन रहा ना तू? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, वेरी गुड क्वेश्चन। बिकॉज जब हम लोग यहाँ पे ऑडिट करने आते हैं ना, वी आर दी ऑडिटर, और यहाँ पे जब हम लोग ऑडिट करने आते हैं किसी क्लाइंट का, सो यहाँ पे अपने को ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट अपने को अपॉइंट करता है, बराबर? और अपॉइंट करके वो अपने को बोलता है कि आपने इस लॉ के अंडर हमको क्या करना है, हमारा ऑडिट करना है। इनकम टैक्स लॉ, जीएसटी लॉ, कंपनी लॉ, उसके अंदर आपने हमारा ऑडिट करना है। हमने कहा चलो ठीक है, और ऐसे हमने एज पर ऐसे 210 हमने अग्री कर लिया कि जो जो इस लॉ की रिक्वायरमेंट होंगी हम वो परफॉर्म करेंगे करके। एंड द क्लाइंट वेरी वेल हैज व्हाट एक्नॉलेज्ड दिस, वी हैव अ टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट टू दिस एंगेजमेंट, बराबर है कि नहीं? अब दोस्त यहां पे अगर इस लॉ के अंदर मुझे अगर कोई लॉ का नॉन कंप्लायंस, अगर मुझे इस लॉ के अंदर ही रिपोर्ट दीज नॉन कंप्लायंसेस, अगर इस लॉ के अंदर ही रिक्वायरमेंट होगी, सो क्या ये क्लाइंट बखूबी जानता है कि मेरे को ये काम करना पड़ेगा करके? बोलो यस और नो? सो इनडायरेक्टली do I have the consent of this client to report on these non-compliances? Because we are appointed to see whether the client complies with the provisions of these laws. Yes or no? Bolo yes or no? Yes. So automatically we have obtained this consent, and therefore if we report, we are not breaching the clause of confidentiality, my friend. आई बात समझ में? Very important question this is. कभी कभी यही प्रॉब्लम होता है कि एग्जाम में फिर ये से ना केस स्टडीज आते हैं एंड फिर बोलते हैं कि ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विथ कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसे 200 ने बोला था, 220 ने बोला था, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करो, बट ऑडिटर फेल्ड। बट हेलो, जब हमने अग्रीमेंट किया था ना, ये लॉ में लिखा था ना, तो हम भैया रिपोर्ट करेंगे। द क्लाइंट इनडायरेक्टली एक्सेप्ट्स टू दैट फैक्ट, बराबर कि नहीं? अब कंपनी लॉ में आया मैं ऑडिट करने के लिए, मेरे ऊपर ड्यूटी है ना लॉ की टू रिपोर्ट ऑन द फ्रॉड्स इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़, करेगा ना फिर मैं रिपोर्ट? इनकम टैक्स में कोई प्रोविजन नहीं है ऐसा, बट टू रिपोर्ट ऑन द टैक्सेशन फ्रॉड्स, हाँ, फिर उसमें करने का क्या नहीं, ऐसा है। आई बात समझ में बच्चा? वेरी गुड, चलो पढ़ो। हो गया क्या पढ़ के? लीगल एडवाइस मतलब विल कंसल्ट द लीगल एडवाइजर कि बाबा ऐसा ऐसा ये लॉ का नॉन कंप्लायंस है, तो इसके वजह से ये बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है। वो क्या पूछेगा उसको, ये चीज के वजह से इसके बिजनेस पे क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो वो बोलेगा कि देखो कुछ नहीं होगा, इनको सिर्फ फाइन भरना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, ये जो डायरेक्टर है ना, या जो ये पर्सन है जिसको कंप्लाई करना है, उसको फाइन भी लगेगा, जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर ये एक्सट्रीम सिचुएशन है ना, कुछ नहीं होगा, इनका बिजनेस बंद हो जाएगा। मैं एक लीगल एडवाइजर से इसके पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकते हैं ना, वो मैं ऑब्टेन करेगा, क्योंकि वो जब मेरे को पता चलेगा ना कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, तब जाके मैं क्या करूंगा, मैं अपना ओपिनियन कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कैसा इंपैक्ट होगा, उसका डिस्क्लोजर कितना इंपॉर्टेंट है, नॉन डिस्क्लोजर विल अमाउंट टू वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, ये सब फिर मैं अपना आगे का काम डिसाइड करेगा। बट टू टेक दैट डिसीजन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लीगल एडवाइजर से बात करनी पड़ेगी कि इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने अगर मान लो मेरी इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप फी नहीं भरी, बराबर कि नहीं, हाँ, आई फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ इंस्टीट्यूट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 को कंप्लाई अगर मान लो मैंने नहीं करा, इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या होगा आपको मालूम है क्या? क्या क्या हो सकता है मालूम है क्या आपको? नहीं। तो फिर आप इसके लिए क्या करेंगे, एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे, एक लीगल एडवाइजर के पास जाएंगे, और आप उससे पूछेंगे कि देख भाई अगर ऐसा ऐसा नहीं किया है हमने तो क्या क्या हो सकता है तू बता। फिर आप आपका प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके इस बिजनेस पे उसका क्या इंपैक्ट होएगा आप वो असर्टन करेंगे, एंड देन फिर आप आपका ओपिनियन देंगे। करेक्ट? परफेक्ट, बहुत सही। चार पेज का स्टैंडर्ड, आई होप
पूरा का पूरा दिमाग में घूमेगा अभी। मतलब देखो, पढ़ना इस तरीके से ना कि बाद में आप जिंदगी में कभी ये स्टैंडर्ड पढ़ो भी मत। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड आपको फाइनल में भी काम में आएंगे, सेम टू सेम। ठीक है ना? जो इंटर वाले बच्चे, फाइनल वाले बच्चे तो ऑब्वियसली फाइनल में देख ही रहे, ठीक है ना? मैं जो वर्चुअल में उनको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? सो एनी डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो बच्चों, नो। नेक्स्ट, आगे बढ़ सकता हूं मैं? सो नाउ वी मूव टू एसे 260। दो स्टैंडर्ड्स अभी बैक टू बैक पढ़ेंगे, 260 एंड 265। उसके बगैर आप कहीं नहीं जा रहे, ठीक है? फिर अपना एक लास्ट स्टैंडर्ड है 299, वो भी छोटू सा है एकदम। अभी छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स है एकदम, बराबर के नहीं। ये एक सिर्फ 260 थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। शुरू करें 260 रिवाइज्ड। इस स्टैंडर्ड में कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं है। सिर्फ क्या बोला है कि आपको है ना बातचीत करनी है भैया, किससे? जो बड़े लोग हैं ना, मैनेजमेंट वगैरह नहीं बोलना है। यहाँ कौन है? मैनेजमेंट से ऊपर वाले, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो कुछ बातें आपको उन्हें बतानी है भाई। TCWG हिस्सा हिस्सा हुआ है, बता रहे हैं आपको, आप ध्यान रखिएगा बस। ओवर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ओवर मतलब मेन थीम क्या है इसका? वो नाम में है, कम्युनिकेशन विथ दोस्त चार्ज्ड विथ गवर्नेंस। ओके, ओवर। बस अभी अपने को क्या पढ़ना है? सर क्या बताना है वो बता दो, बराबर के नहीं? बस ध्यान से सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे पूरे ऐसे के अंदर जो अपने को सिर्फ बतानी हो। चलेगा? चलेगा। स्कोप ऑफ दिस essay: the auditor's responsibility to communicate with those charged with governance in an audit of financial statement. नहीं, important मेरे लिए। Although this essay applies irrespective of the entity's governance structure or size, particular considerations apply where all those charged with governance are involved in managing entity and for listed entities. क्या लिखा हुआ है? Irrespective of the entity's governance structure. कौन कैसा है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैनेजमेंट और TCWG एक है तो उनको भी बताएंगे, लिस्टेड एंटिटी को तो बताने का मतलब उनका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा है वो फर्क नहीं पड़ता। मतलब समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझा आपको? मैं समझाता हूं, रुको। देखो कभी कभी क्या होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के TCWG और ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट, समझा क्या आपको? ये ऑर्गेनाइजेशन के TCWG और ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट। सो इस ऐसे के अनुसार 260 में हम लोग सिर्फ किसे रिपोर्ट करना चाह रहे हैं? TCWG, मैनेजमेंट को नहीं। ये सिचुएशन नंबर 1 है। बट सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो सकता है कि TCWG इज ओनली योर मैनेजमेंट, दोनों एक ही चेहरे हैं, बराबर के नहीं? तो फिर सर इस ऐसे के अनुसार क्या ये दोनों जो एक ही चेहरे, इनको भी कम्युनिकेट करने का क्या? तो आंसर इज यस, 260 यहां पे भी और यहां पे भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट। आई बात समझ में? बोलो ना हाँ या ना? हाँ जी। नेक्स्ट, this essay does not establish the requirement regarding the auditor's communication with the entity's management or owners unless they are also charged with the governance role. Important point for MCQ, मालूम है क्या? 260 के अनुसार you will communicate to whom? Management, owners, those charged with governance, all of the above. Only those charged with governance भाई, only those charged with governance। आई बात समझ में? अरे नाम में ही लिखा है ना, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज्ड विद गवर्नेंस। तो मालिक को भी नहीं, मैनेजमेंट को भी नहीं, किसको? ओनली TCWG को। हाँ, फिर अगर मैनेजमेंट TCWG होगा तो करने का, ओनर TCWG होगा तो करने का। बट अगर मैनेजमेंट अलग है, ओनर अलग है, TCWG अलग है, तो सिर्फ किसको इन्फॉर्म करने का? TCWG को। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर के नहीं? जिंदगी में बहुत आगे जाओगे अगर ये बारीक बारीक चीजें ध्यान में रहेगी तो।
क्योंकि क्या है, बच्चों को नंबर क्यों नहीं मिलते फिर? ये कन्वीनियंटली इग्नोर करते ना, कोई पढ़ता ही नहीं ना कोई पढ़ाता नहीं इसको, बराबर है? तो यू शुड नो दिस। रिमेंबर 260 नाम में ही है, किसको रिपोर्ट करना है? TCWG को, मैनेजमेंट को ना, ओनर्स को ना, किसको? TCWG को। हाँ, आगे। Recognizing the importance of the effective two-way communication in audit of financial statements, this essay provides an overreaching framework for the auditor's communication with those charged with governance and identifies some specific matters to be communicated with them. Okay. ऐसे क्या बोलता है? ये ऐसे स्पेसिफिक मैटर्स को आइडेंटिफाई करता है जो आपको कम्युनिकेट करना है। अब आपने क्या पूछा, सर कौन से मैटर्स को कम्युनिकेट करने का है? रुको ना, ऐसे बता रहा है कौन से मैटर्स। सिंपल। It establishes the specific requirements regarding the communication of significant deficiencies in internal control identified during the audit. Okay. Role of communication. क्यों करने का? इसको अंडरलाइन करते हैं अभी। इंपॉर्टेंट यहाँ पे अंडरलाइन क्या कर लेते हैं? Does not establish requirement with management or owners unless they are the same. Okay. Role of communication. The essay focuses primarily on the communication from the auditor to those charged with governance. Nevertheless, effective two-way communication is important in assisting. मतलब कभी हम लोग सिर्फ आपको ऐसा नहीं होना कि हम सिर्फ आपको बोलते जा रहे आप हमें कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कम्युनिकेशन बचपन में पढ़ते थे, इज अ व्हाट? टू-वे प्रोसेस। सिर्फ अकेला व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसको कम्युनिकेशन नहीं बोलते, बराबर? बट ऐसे क्या बोलता है कि यहाँ पे मेनली ये इनिशिएट किससे हो रहा है? ऑडिटर से। बट अगर उससे भी रिप्लाई आया ना TCWG से, तो वो इफेक्टिव है। बट नहीं आया तो TCWG को आप बताओ ये रिक्वायरमेंट ऐसे की है, किसके लिए है? द ऑडिटर एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट? टू अंडरस्टैंड द मैटर्स रिलेटेड टू ऑडिट, कि ऑडिट में तुम क्या करने वाले हो, कब देखने वाले हो, क्यों देखने वाले हो, क्या कुछ गड़बड़ मिलती है, ऐसा वो इंपॉर्टेंट मैटर्स जो ऑडिट में होते हैं ना, वो TCWG को बताएंगे। अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स विच आर रिलेवेंट टू ऑडिट, बराबर? एंड इन डेवलपिंग अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप, नॉट डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव। मतलब वो भी हमको सपोर्ट करेंगे ना, जब हम उन्हें बताएंगे हम लोग ये मैटर देख रहे, ये हम लोग इसके लिए देख रहे, इससे ये फायदा होगा। TCWG बोलेगा वाह यार, ये TCWG बोलता है, सुन फिर भाई ऑडिटर, तेरे को जो भी मेरी हेल्प लगेगी ना, मैं तेरे को हेल्प करेगा, क्योंकि तू बहुत अच्छा काम कर रहा है तू, बराबर कि नहीं? तो इट्स अ कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप। यू डेवलप अ गुड बॉन्ड विद TCWG बिकॉज यू आर टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग टू TCWG कि हम लोग ये देख रहे, ये क्यों देख रहे, इसका फायदा क्या है। आगे, द ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग फ्रॉम TCWG इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द ऑडिट, जानकारी मिलेगी ना उनसे। एक तो उनको बताएगा ऑडिट में क्या क्या करने वाले हैं, उनसे इंफॉर्मेशन भी तो मिलेगी ना, फिर वो मांगने के लिए उनसे बात करूंगा ना। बोलो यस और नो? यस। अब जैसे यहां पे इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए आपको एग्जांपल चाहिए होंगे, याद करो ऐसे 240। सुनिए ना TCWG, आपको कुछ फ्रॉड के बारे में कुछ पता है क्या? बोलो, टेल। सुनो ना TCWG, कहीं लॉस के कोई नॉन कंप्लायंस के बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या? बोलो ना। वी कैन ऑब्टेन दैट इंफॉर्मेशन एंड दिस वी कैन डू बाय व्हाट? कम्युनिकेटिंग विद देम। एक तो क्या क्या मैटर्स आ रहे ऑडिट के दौरान वो अपने को पता चलेगा, साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि आपको इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन करने में हेल्प होंगी अगर आप अच्छे से एक रिश्ता बनाए रखेंगे TCWG के साथ। बोलो यस और नो? यस। For example, it may assist the auditor in understanding the entity and its environment, in identifying appropriate sources of audit evidence, and in providing information about specific transactions or events. अपन ने अपने एग्जाम्पल्स दे दिए, उन्होंने उनके एग्जाम्पल्स दिए, डजेंट मैटर। सही है ना एकदम? नेक्स्ट, दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन फुलफिलिंग their responsibility to oversee the financial reporting process, thereby reducing the risk of material misstatement. अरे financial statement should be free from material misstatement is a responsibility of management as well as TCWG. TCWG डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ओवरसाइट, निगरानी रख के कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना,
ये ध्यान रखना किसका काम है, टीसीडब्ल्यूजी का। सो अगर ऑडिटर ये गलतियां उन्हें बताते रहेगा बार बार लगातार, जैसे अभी अपन ने सस्पेक्टेड और आइडेंटिफाइड नॉन कंप्लायंस की बात करी। सो इफ यू रिमेंबर, तो आपको फर्स्ट पॉइंट रिपोर्टिंग विथ होम, रिपोर्टिंग विथ होम, टीसीडब्ल्यूजी, तो उनको बताया ना, तो तब जाके दे विल कीप अ वॉच कि वो कंप्लाई क्यों नहीं हो रहा है। फिर अपन ने सेकंड पॉइंट उसके अंदर पढ़ा था कि अगर भैया वही इन्वॉल्व है ना, तो फिर छोड़ो विषय। समझा क्या नहीं समझा? बट अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो उनको बताओ, तो वो कंप्लाई करवा के लेंगे उसको। इट विल हेल्प टू डू व्हाट, टू ओवरसी द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कि सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके लिए आपको याद होगा, तो हमने जब रेगुलर क्लासेस में ऐसे नंबर 700 पढ़ा था ना, याद है आपको? रेगुलर क्लासेस में ऐसे 700 पढ़ा था, तो उसके अंदर 8 पॉइंट हम लोग ने बात करी थी अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ऑडिटर शाल, उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट वाली बात करी थी। सेकेंड ऑडिटर शाल फर्दर के अंदर हम लोग ने बात करी थी प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट। एंड नंबर 3 वी स्पोक अबाउट कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। और उसके अंदर हमने वही बताया था, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ द ऑडिट। नंबर 2 वी कंप्लाइड विद द रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एंड नंबर 3 की ऑडिट मैटर्स एज रिक्वायर्ड बाय एसए 701। याद है ना, ऐसे 3 पॉइंट्स पढ़े थे अपन। ऐसे ही ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होंगी, इसके लिए हम उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। आई बात समझ में आपको? बोलो आया ना? हाँ, आगे। सो although auditor is responsible for communicating the matters required by this essay, management has also a responsibility to communicate matters of the governance interest to those charged with governance। मतलब इसके ऊपर MCQ कैसा बनेगा मालूम है क्या? कोई बात ऑडिटर ने कम्युनिकेट कर दी है TCWG को, एंड देयरफॉर मैनेजमेंट whether they should also communicate or should not communicate। समझ में आया आपको? नहीं समझा। वापस एक बार सर, मुझे एक बात बताओ, अगर ऑडिटर ने कोई बात TCWG को बता दी है, तो इसका मतलब ऐसा है क्या कि अब वो मैनेजमेंट को TCWG को बताने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट को भी TCWG को बताना। देखो, हम जो काम कर रहे हैं हम हमारे ऐसे के अनुसार कर रहे हैं। मैनेजमेंट तुम तुम्हारा काम करो ना। हेलो, तुम ये मत समझो मैनेजमेंट ऑडिटर ने बता दिया तो मैं काय को बताएगा, अभी तेरे को भी बताना पड़ेगा मैनेजमेंट। समझा गया? सो एग्जाम में ये छोटा पॉइंट है, ध्यान में रखना। या तो उल्टा क्वेश्चन हो सकता है, मैनेजमेंट ने वो बात TCWG को बता दी है, सो इज इट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑल्सो टू कम्युनिकेट विद TCWG? द आंसर इज यस। चाहे ऑडिटर बता रहा है मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, चाहे मैनेजमेंट बता रहा है ऑडिटर को बताना पड़ेगा। कम्युनिकेशन बाय द ऑडिटर, देखो वही पॉइंट लिखा हुआ है नेक्स्ट। कम्युनिकेशन बाय द ऑडिटर डज नॉट रिलीव मैनेजमेंट of this responsibility. Similarly, communication by management with those charged with governance of matters that auditor is required to communicate does not relieve the auditor of the responsibility to also communicate with them. मैंने तुमको बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैनेजमेंट नहीं बताएगा, या मैनेजमेंट ने बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं बताएगा. TCWG को दो बार चार बार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, मिलने दो, तुम तुम्हारा काम करते रहो. ऐसा नहीं अरे उनको मालूम है ना फिर मैं काय को बताएगा, अरे ऐसे नहीं करने का, तेरा काम है ना, तू बता चुपचाप. आई बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Communication of these matters by management may however affect the form of or timing of the auditor's communication with TCWG. टाइमिंग में चेंज हो सकता है, पहले बताएगा या बाद में बताएगा, बट बताना जरूरी है. जरूरी नहीं है सही समय पे मतलब कोई भी समय पे बताओ, जरूरी है कि आप बताओ. ओके. क्लियर कम्युनिकेशन. अरे मतलब ये समझ में नहीं आ रहा सर ऐसे में क्या बोलना चाह रहे हैं, बट कुछ तो बोल रहे हैं, बोलने दो. Clear communication of specific matters required to be communicated by SA is the integral part of every audit. भाई कैसा communication होना? Clear. हाफ हार्टेड नहीं या इंफॉर्मेशन आधी अधूरी मत दो, पूरा अच्छे से बताओ. SA do not however require the auditor to perform procedures specifically to identify any other matter to communicate with those charged with governance. देखो जो तुमको ऑडिट करते दौरान मिला ना वही बताओ.
अलग से टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करने के लिए अलग प्रोसीजर मत परफॉर्म करिएगा। जो मिला वो बताओ, बताने के लिए कुछ ढूंढो मत। बहुत गहराई है इसमें। जो मिला वो बताओ, बताने के लिए कुछ ढूंढो मत। चक्कर आ गई? नहीं ना? लॉ और रेगुलेशन may restrict the auditor's communication of certain matters with TCWG. For example, laws or regulation may specifically prohibit a communication or other action that may prejudice an investigation by an appropriate authority into an actual or suspected or illegal act. अगर कोई illegal act हुआ है, कुछ गलत काम हो गया है, बराबर, और उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, तो लॉ बोलेगा उनको कुछ भी आप बताओ मत। तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, तुम उनको मत बताओ, फिर वो कम्युनिकेशन वाला काम यहां पे आएगा नहीं। In some circumstances, potential conflict between the auditor's obligation and of confidentiality and obligations to communicate may be complex. In such cases, the auditor may obtain what? Legal advice. Confidentiality भी मेंटेन करना है और TCWG को भी बताना है। दुविधा में पड़ गए, लॉयर को बुला लो, भाई क्या करना तू बता दे। सही है? ओके, समझ में आ रहा है आपको यहां तक एकदम अच्छे से? बस अभी अपना काम क्या है? सिंपल सी बात है। मतलब हर ऐसे में दो इंपॉर्टेंट चीजें जो होती है वो कौन सी है? ऑब्जेक्टिव और उसको रिक्वायरमेंट, बाकी इंट्रोडक्शन है, बराबर ना? वेरी गुड। ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है। सो ऑब्जेक्टिव वही रिपीट होएगा, देखना अभी बहुत मजा आएगा आपको। Communicate clearly with those charged with governance. Responsibility of the auditor in relation to the audit, about the scope and timing. Then we have to obtain the information from them. Then we have to provide them with the timely observations and promote effective two-way communication. ये सब पढ़ लिया था क्या? मतलब क्या करना है अपने को? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट में क्या है वो बताओ, उनसे इंफॉर्मेशन लो, टू वे कम्युनिकेशन होने दो, एंड लास्ट में जो भी तुमको मिलता है वो सही समय पे आप उन्हें ऑब्जर्वेशंस देते रहो। सही है? रिक्वायरमेंट, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन फर्स्ट, ये कम्युनिकेशन करना है ना आपको, तो आप अप्रोप्रिएट पर्सन को ढूंढिए विद इन दी एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर विथ हुम टू कम्युनिकेट, बराबर के नहीं? सो वो किसको कम्युनिकेट कर सकते हैं? बोलो, कोई सब ग्रुप है क्या टीसीडब्ल्यूजी में? मतलब टीसीडब्ल्यूजी में भी अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वो कौन सा पर्टिकुलर सब ग्रुप है जिससे बातचीत करनी है वो डिटरमाइन कर लो। या अगर सारे टीसीडब्ल्यूजी के मैनेजमेंट में है तो सबको कम्युनिकेट कर लो। सही है ना एकदम? सो पहला रिक्वायरमेंट क्या है? वो लोगों को ढूंढो। अरे सही है ना? फर्स्ट फाइंड व्हाट द अप्रोप्रिएट पर्संस। ए और बी पॉइंट आप पढ़िए, पहले लोग ढूंढिएगा, फिर अपन वो मैटर में जाएंगे, कौन सा मैटर आपको कम्युनिकेट करना है। पहले वो ए और बी पॉइंट पढ़िएगा। ओ कुछ तो बोलो, इजी है एकदम। सो पहला काम क्या है अपने को? अरे ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपने को रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम्युनिकेट करनी है, फिर उसके बाद अपने को टाइमली कम्युनिकेट करना है, उनसे इंफॉर्मेशन लेने की है, और टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। सो ये सब करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? पहले लोगों को ढूंढो। लोग मिल गए, वो क्या हो सकते हैं लोग? सब ग्रुप या सारे, जो हेडिंग में है वही अंदर लिखा हुआ है क्या? आगे मैटर्स टू बी कम्युनिकेटेड। भैया क्या कम्युनिकेट करना है? अयो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अरे ऊपर ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था ना। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्कोप एंड टाइमिंग। फिर आपके ऑब्जर्वेशंस, मतलब आपके फाइंडिंग्स, ये बोलो ना, वही है ना? हाँ, आपके फाइंडिंग्स। फिर फाइंडिंग के बाद क्या है? कुछ भी नहीं है।
एंड ये भी बताना पड़ेगा कि आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंस एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को आपने पूरा किया या नहीं किया। सो क्या क्या है मैटर्स, कौन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर अपना स्कोप एंड टाइमिंग, अपने फाइंडिंग्स और इंडिपेंडेंस। हाँ चलो रीड करो उसको। देखो उसको पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट ओनली। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू फॉर्म एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और हमने आपको ये जो काम किया है ना हमने, इसका मतलब ये नहीं कि आप आपकी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। आपको जो जिम्मेदारी आप पे है ना वो आपको करनी पड़ेगी। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, या तो क्या बोलते हैं उसको, कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, आपकी जो जिम्मेदारी आपको करनी पड़ेगी, खत्म। देन नेक्स्ट, प्लान, स्कोप एंड टाइमिंग। पढ़ो इसको। वही लिखा हुआ है, बस उसमें सिर्फ ऐड क्या हुआ है, इंक्लूडिंग द रिस्क, कि आपको कहीं कुछ रिस्क नजर आती है तो वो। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स किसके बारे में? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, तो जिसके अंदर आएगा आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड डिस्क्लोजर्स। ठीक है। सो फर्स्ट काम आपका किसका ऊपर है? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। So she shall explain, the auditor shall explain to the TCWG why the auditor considers a significant accounting practice that is acceptable under applicable financial reporting framework not to be the most appropriate to the particular circumstances of the entity. कौन से suitable है, कौन से नहीं है, वो explain करेगा। Second point, any difficulties, बराबर, he will communicate significant matters arising during the audit that were discussed. Significant matters, दैट इज अपन इसको बोलते हैं की ऑडिट मैटर्स प्लस रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या क्या रिक्वेस्ट करे थे, द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट एंड द मैटर्स इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसाइट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस। कि तुम्हारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बातें मेरे अनुसार मैं वो आपको बस बता रहा हूं। और फिर ये वाला पॉइंट रीड कीजिए। आपको ये जो अपन ने 220 पढ़ा था ना, इंडिपेंडेंस, उससे रिलेटेड है। ये आप पढ़िए अभी इसको। सब कुछ अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बताना है कि हमने आपका क्या क्या काम किया था, कितना पैसा मिला था, कौन से काम के लिए कितना पैसे लिए थे, इंडिपेंडेंस के अफेक्ट हो रहा था तो हमने उसके लिए क्या क्या सेफगार्ड लिए इंडिपेंडेंस के लिए, सब कुछ हम लोग को उन्हें बताना है इन रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ओवर। चलो अभी नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो पढ़ना है आज के लिए। अब आपने क्या क्या आइडेंटिफाई किया अभी तक? सबसे पहले आपने किसको रिपोर्ट करना है वो आइडेंटिफाई किया, क्या क्या रिपोर्ट करना है वो आइडेंटिफाई किया। अब लास्ट पॉइंट क्या है, किस तरीके से आप उसे कम्युनिकेट करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यू एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन प्रोसेस, that is in which form you are supposed to communicate, the timing you are supposed to communicate and the content of that communication। क्या क्या हुआ? फॉर्म किस तरीके से, फिर कब, और उसके अंदर क्या क्या डालोगे, कंटेंट कितना होना चाहिए। अगर आप देखोगे आगे
फॉर्म नज़र आता है, आपको टाइमिंग नज़र आता है, और जो कंटेंट है वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट, एडिक्वेसी ऑफ कम्युनिकेशन. वाओ सर, वेरी सिंपल. सो आओ फॉर्म इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, ओरल या रिटर्न कम्युनिकेशन, रिटर्न विद TCWG रिगार्डिंग. अब वो जो अपना सिंपल है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स फ्रॉम द ऑडिट. इफ इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट ओरल कम्युनिकेशन वुड नॉट बी एडिक्वेट, रिटर्न कम्युनिकेशन नीड नॉट इंक्लूड ऑल मैटर्स दैट अरोज ड्यूरिंग द ऑडिट. सिर्फ कौन से मैटर्स को आपने बताना है, सिग्निफिकेंट मैटर्स को, नॉट ऑल मैटर्स. एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक तो वो क्या होना चाहिए राइटिंग में, और राइटिंग में क्या बताना है, ओनली द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स और सिग्निफिकेंट मैटर्स. The auditor shall communicate in writing with those charged with governance regarding auditors' independence when required. जो ऊपर सी वाले पॉइंट में भी पढ़ा था अपन ने, इंडिपेंडेंस मतलब जो भी कम्युनिकेशन करना है, द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विल बी व्हाट, राइटिंग. आगे बढ़ सकते हैं. टाइमिंग, इट शुड बी ऑन व्हाट, अमेजिंग. नेक्स्ट, communication, the auditor shall evaluate whether two-way communication between auditor and TCWG has been adequate for the purpose of audit. If it has not, the auditor shall evaluate the effect बराबर in assessment of risk of material misstatement and ability to obtain sufficient and appropriate audit evidence. हम आपसे कुछ मांग रहे, आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, सो वो कम्युनिकेशन अपन दोनों के बीच में एडिक्वेट है या नहीं है. लास्ट में इन सबको क्या करेंगे आप, डॉक्यूमेंटेशन. वेरी सिंपल. पढ़ो उसको, सिर्फ खुश मत हो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के. ओवर. यस गाइस, डन. परफेक्ट. चलो तो ठीक है, अपन क्या करते हैं, 265 ये अपन कल पढ़ते हैं. सो टुमारो वी विल कंप्लीट 265, 299 छोटे छोटे ऐसे से, एंड विल स्टार्ट विथ 300, 315, 320, मतलब ये जितना होगा उतना. ठीक है ना. सो 300 की सीरीज एक अलग इंपॉर्टेंट है. 500 एक 400 की सीरीज में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड है, एक नहीं दो स्टैंडर्ड्स है, 402 एंड 450. और 500 का सीरीज़ तो अपना ऑलमोस्ट हो गया है बराबर. सो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर.